तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि मन्नत, अक्षत और रुद्र हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहीं जब अक्षत को होश आता है तो वह सबसे पहले मन्नत के बारे में ही पूछता है। अब आगे इस समय अक्षत बस मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत ही उठकर अक्षत मन्नत के पास चला जाए। वह उससे सब कुछ हकीकत जानना चाहता था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। बार बार उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, आखिर में वह कौन हो सकती है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी पहचान क्या है, आखिर में वह जो इतनी ज़्यादा भोली भाली और सीधी साधी लगती है, जो इतने दिनों से उसके भाई का टार्चर बर्दाश्त करते आ रही है। वह चाहे तो एक ही झटके में उसके भाई को ख़त्म कर सकती है, लेकिन फिर भी वह ऐसा ना करके उसके हर टार्चर को बर्दाश्त कर रही है। आखिर में हकीकत क्या हो सकती है? उसे चैन नहीं आ रहा था, उसका दिमाग फटने को तैयार था। वह किसी भी तरह से मन्नत की हकीकत को जानना चाहता था। वह उसकी आइडेंटिटी जानना चाहता था, लेकिन वह इस वक्त मन्नत के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था उसके घर वाले सभी यहाँ मौजूद हैं, और अगर वह इस वक्त उससे इस तरह से मिलने गया तो सबको उसके ऊपर शंका होने लगेगा। और अगर उन लोगों ने उससे पूछा तो वह क्या जवाब देगा? उसके पास किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अब तक तो उसे इतना अंदाज़ा ज़रूर लग चुका था कि मन्नत सबसे अपनी हकीकत छुपा रही थी। तो जाहिर सी बात है, वह चाहकर भी किसी को हकीकत नहीं बता सकता है। वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ अभी भी रुद्र का ऑपरेशन हो रहा था। लगभग 1 घंटे बीत चुके थे, तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से 4 से 5 डॉक्टर बाहर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह डॉक्टर दुनिया के बेस्ट डॉक्टर थे, जिन्हें रुद्र के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ बुलाया गया था। वैसे भी इस वक्त वह कुछ ज़रूरी काम से इंडिया आए हुए थे, इस वजह से इन्हें उन लोगों के यहाँ आने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। और रुद्र का भी ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था। वहीं जैसे ही वह डॉक्टर बाहर आते हैं तो पूरा परिवार जल्दी से डॉक्टर के आसपास खड़ा हो जाता है। इस वक्त उन्हें रुद्र की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। तभी दादाजी डॉक्टर से पूछते हैं कि अब उनका पोता कैसा है। तब डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि अब वह खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। एक गोली उनके बाँह पर लगी थी और दूसरी उनके सीने पर लगी थी, लेकिन वह ज़्यादा अंदर तक नहीं धंस पाई थी, जिस वजह से उनके हार्ट में कोई इंजरी नहीं हुई थी। अगर वह थोड़ा और अंदर तक जाती तो वह हार्ट के बिल्कुल बगल से गई थी। वह बहुत ही बुरी तरह से हार्ट पर इफ़ेक्ट डालती, जिससे उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता। वहीं उनकी बातों को सुनकर सभी लोग
चैन की सांस लेते हैं कि चलो अब रुद्र खतरे से बाहर है। वहीं राजीव जी डॉक्टर से पूछते हैं कि अब वह कैसा है और उसे होश कब तक में आ जाएगा। तब डॉक्टर बोलते हैं फ़िलहाल तो अभी हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करने जा रहे हैं और लगभग 5 से 6 घंटे बाद ही उन्हें होश आएगा। तब तक आप लोग उन्हें वहाँ देख सकते हैं। डॉक्टर की बातों को सुनकर राजीव जी भी सुकून की सांस लेते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था रुद्र के लिए, कहीं उसे कुछ हो गया तो वह क्या करेंगे। वहीं घर की सारी औरतें भी सुकून महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि अब एक बड़ा खतरा उनके सर से टल गया है। यह बहुत अच्छी बात थी कि इस वक्त उनका बेटा सुरक्षित था। वहीं मेनका जी बोलती हैं कि चलो यह तो अच्छी बात है कि रुद्र बिल्कुल ही सुरक्षित है, वरना मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तभी सोनाली जी बोलती हैं कि हाँ, मैं भी डर गई थी कि यह सब क्या हो रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी तक हमारा परिवार कितने शांति में था, लेकिन जब से वह लड़की आई है तब से हमारे घर में कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है और ऐसे लगता है जैसे हमारे घर की शांति ही भंग हो गई है। वहीं उसकी बातों को सुनकर सभी लोग उसकी ओर ध्यान से देखने लगते हैं। वहीं जैसे ही दादाजी सोनाली जी की बातों को सुनते हैं तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, सोनाली तुम यह क्या बोल रही हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तभी सोनाली जी भी थोड़ा गुस्से में बोलती हैं, ठीक ही तो बोल रही हूँ। जब से आपने रुद्र की शादी ज़बरदस्ती उस लड़की से कराई है तब से हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है और हमारे घर में आए दिन हर रोज़ तमाशे होते रहते हैं। समझ नहीं आता कि यह तमाशा कब ख़त्म होगा और कब घर में फिर से शांति आएगी। वहीं मेनका जी भी सोनाली जी की बातों से सहमत थी। आखिर में वह उनका बच्चा है, वह कैसे अपने बच्चे को दर्द और तकलीफ़ में देख सकती हैं, और वह अच्छे से देख सकती थी। जब से रुद्र की शादी हुई है वह बिल्कुल बदल सा गया है, माना कि वह पहले से ही काफ़ी ज़्यादा रूड था और बहुत ही कम बोलता था। यहाँ तक कि वह कभी किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, लेकिन वह बहुत शांत रहता था। वह घर में आता था और चला जाता था, किसी से उसका कोई मतलब नहीं रहता था। घर में बहुत ही शांति थी। लेकिन जब से उसकी शादी हुई है तब से वह एकदम तूफान बन चुका है। पता नहीं कब कहाँ से सुनामी की तरह आ जाता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। वैसे इस वक्त उन्हें अपने बच्चे की गलती नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे मन्नत के ही ग्रह नक्षत्र खराब हैं और उसके ही घर में आने की वजह से यह सब हो रहा है। वहीं दादाजी अफसोस से उन बेवकूफ़ों को देख सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि मन्नत का आना उनके घर में कितनी बड़ी बात है। वह कोई साधारण लड़की नहीं है जिसे सभी कोई अफोर्ड कर सकते हैं। वह तो उनकी किस्मत है कि मन्नत के पाँव भी उसके घर में पड़े, वरना उसके जैसी लड़की की तरफ तो आंखें उठाकर भी देखने की किसी की हैसियत नहीं है। वह इन बेवकूफ़ों को क्या कहें। वहीं दादाजी गुस्से में उन लोगों से बोलते हैं
आज तो तुम लोगों ने मन्नत के खिलाफ बोल दिया, लेकिन याद रखना, अगर आज के बाद तुम लोगों की जुबान से मैंने उसके खिलाफ कोई भी शब्द सुना तो वह दिन तुम लोगों का इस घर में अंतिम दिन होगा। मैं तुम्हें घर से धक्के मार कर बाहर निकालने में एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। वहीं दादाजी की बात सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वह लोग आश्चर्य से दादाजी की ओर देख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में दादाजी मन्नत के लिए इतने ज़्यादा क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं। आखिर में मन्नत का इनसे क्या रिश्ता है। अब वह लोग उनके ऊपर डाउट भी तो नहीं कर सकते थे कि इस बुढ़ापे में मन्नत उनकी कोई सीक्रेट चाइल्ड हो सकती है, क्योंकि मन्नत की उम्र बहुत कम है और दादाजी की उम्र बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर आखिर में मन्नत का इनसे क्या रिश्ता है। क्या कुछ ऐसा है जो वह लोग नहीं जानते हैं। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है। यानी सभी के दिमागों में अलग तरह की खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। यानी हद है यार। अब वह दादाजी के ऊपर भी डाउट करना शुरू कर दिए हैं। पर उन लोगों की भी इसमें क्या गलती है। जिस तरह से दादाजी मन्नत की साइड ले रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को तो यही लगेगा कि वह इनके लिए स्पेशल है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें डाउट तो होगा ही। अब वही चीज़ इन सब के साथ हो रहा था। वहीं दादाजी उन लोगों की बिना परवाह किए वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। वह लोग भी उनका गुस्सा देखकर बिल्कुल ही ज़्यादा आश्चर्य में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी को इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आ रहा है। क्या वह लोग उन्हें नाराज़ कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर यह उनके लिए ठीक नहीं है। अभी तक घर में किसी भी लेडीज़ को यह नहीं पता था कि दादाजी ने अपने शेयर मन्नत के नाम पर कर दिए हैं। वहीं अभी एक दिन पहले ही यह बात विजय जी, राजू जी और कार्तिक और कुश को भी पता चली थी। इसलिए वह लोग दादाजी से इसके बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन तब तक में यह सब हो गया और वह लोग इस बारे में अभी तो बिल्कुल ही भूल गए थे। लेकिन आने वाले वक्त में वह लोग इस बात का जवाब ज़रूर मांगेंगे। अगर उन्हें करना ही था तो 5-10% शेयर उसके नाम पे कर सकते थे, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं था। आज तक 5% से ज़्यादा किसी के नाम पर शेयर नहीं हुए थे और जैसा कि वह नई सदस्य थी, इस नाते 2% शेयर ही उसके लिए काफ़ी थे। लेकिन दादाजी ने पूरे 40% शेयर उसके नाम किए थे। इतना तो घर में किसी के नाम पर नहीं था। यानी दादाजी ने अपनी सारे शेयर मन्नत को दे दिया था। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। इस वजह से अब उनके हाथ से इस घर की पावर भी जा सकती है। अगर वह लड़की चाहेगी तो सब कुछ छीन लेगी, क्योंकि इस समय कंपनी के सबसे बड़ी शेयर होल्डर मन्नत ही बन चुकी थी। वहीं दादाजी को इस सब बातों से कोई परवाह नहीं था। वह तो अच्छे से जानते थे कि यह मन्नत के लिए समुद्र में एक बूंद के समान है। भला उनकी क्या हैसियत हो सकती है कि वह उसे कुछ दे सकते हैं, और जो भी दिया है वह एक कंपनसेशन की तौर पर दिया गया है, जिसे उन्होंने सिर्फ रुद्र के गलत व्यवहार की वजह से दिया है। इस वजह से अब वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। वही
घर में अभी दूर दूर तक किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि दादाजी ने आखिर में। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार अच्छत से मिलकर रुद्र के रूम में उसके होश में आने का वेट कर रहा था। वहीं दादाजी इस वक्त मन्नत के रूम में बैठे थे। वह वहाँ पर तब आए थे जब मन्नत सो गई थी, क्योंकि उसके जागते हुए उसके पास जाना दादाजी को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करा रहा था। वह खुद के ऊपर शर्मिंदा थे। वह मन्नत के ऐसी सिचुएशन का कारण खुद को मान रहे थे। उन्हें पता था कि मन्नत के साथ कितने ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, और मन्नत को एक खरोच भी आ जाए तो सब कुछ तहस से महस हो जाता है। लेकिन आज मन्नत सिर्फ उनके वजह से ऐसी परिस्थिति में फंसी थी जहां वह खुद की जान को जोखिम में डालकर उनके पोते की जान बचा रही थी। यह तो उनके पोते का सौभाग्य था, जो इतना बड़ा शख्स उसकी ज़िंदगी का हिफाजत कर रहा था। वहीं उनका पोता, जिसे उसकी कद्र नहीं थी। इस वक्त दादाजी को सच में रुद्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। वाकई में उनका पोता दुनिया का सबसे अभागा शख्स होगा, जो अपनी इतनी अच्छी पत्नी को खुद से दूर करने के लिए तरह तरह के पैतरे अपनाता रहता है। उन्हें यकीन था अगर उसे मन्नत की हकीकत पता चल गई तो वह खुद से नजरें भी नहीं मिला पाएगा। लेकिन इसका क्या फ़ायदा, वह भी तो चाहकर मन्नत की हकीकत उस लड़के को नहीं बता सकते हैं। लेकिन क्या वह लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है? क्या वह अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता है, या उसे समझ नहीं आता है कि जो सामने दिख रहा है वह वैसा नहीं है जैसा उसे दिखाई दे रहा है? वह काहे का इतना बड़ा बिजनेसमैन है? क्या अपनी नफरत में वह सब कुछ सोचने समझने की शक्ति खो चुका है? सच में यह बहुत ही बड़ी विडंबना है। वह अफसोस से अपना सर हिला देते हैं। इस वक्त वह गहरी सोच में डूबे हुए थे। आखिर में आगे उनके पोते के ज़िंदगी में क्या होने वाला है? बस अब ज़्यादा दिन नहीं बचे थे मन्नत के एग्रीमेंट में, और जैसे ही वह वक्त ख़त्म होगा मन्नत उनकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। यह सोचकर ही दादाजी को अपने दिल में दर्द हो रहा था। वह इतनी अच्छी बच्ची को अपने घर से जाने नहीं देना चाहते थे। आखिर में शायद ही इस दुनिया में उसकी बराबरी करने वाला कोई होगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। इस वक्त वह यह सोचने पर मजबूर थे कि आखिर में सामने लेटी हुई यह लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक है। उसने कितनी सफाई के साथ 2 महीने का एग्रीमेंट करवा लिया था, और ऊपर से अपनी आइडेंटिटी भी छुपा ली थी, और एक बदसूरत चेहरे के साथ उनके घर में एंट्री ली थी। वह अच्छे से जानती थी कि उनका पोता कितना ज़्यादा घमंडी और क्रूअल है।
वह लड़कियों को आंख उठाकर भी नहीं देखता है। और ऐसी लड़कियां जो गांव की बेचारी सी छुई मुई सी हो, उसे तो वह बिल्कुल भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसी वजह से उसने यह सारा खेल खेला है। वह बस अफसोस से उस लेटी हुई लड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा सकते थे। आखिर में वह ऐसे ही दुनिया को अपनी उंगली में नहीं नचा रही है, उसके दिमाग की तो दाग देनी पड़ेगी। दादाजी काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। वही मन्नत जो पिछली रात भी नहीं सोई थी और अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। और जब से वह इस घर में आई थी, अपनी कोई भी ट्रेनिंग नहीं ले रही थी, ना ही किसी तरह का एक्सरसाइज कर रही थी, जिस वजह से वह थोड़ी अब आलसी हो गई थी। वह बहुत ही गहरे नींद में सो रही थी। दादाजी थोड़ी देर वहाँ बैठे थे, फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब तक दूसरे रूम में रुद्र को होश आ गया था। रुद्र जैसे ही अपनी आंखें धीरे धीरे कर खोलता है तो उसे सीधे अपने सामने छत की सीलिंग दिखाई देती है। फिर उसके बाद वह धीरे से अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाता है तो उसे एहसास होता है कि इस वक्त वह हॉस्पिटल में है। तभी वह अपने हाथों को मूव करता है और अपने शरीर को धीरे से छूता है और अगले ही पल वह सोचता है, क्या वह जिंदा है? क्या वह सच में जिंदा है? क्या वह मरा नहीं? तभी उसके दिमाग में उसके साथ हुआ हादसा घूमने लगता है। फ्लैशबैक। जब रुद्र मन्नत को छोड़कर खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसके गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है और तेज आवाज़ के साथ उसकी कार डगमगाना शुरू हो जाती है, जिसे जानकर रुद्र अपनी कार को रोक लेता है। वह नीचे उतरकर अपनी गाड़ी को चेक करने लगता है। अचानक से उस पर बहुत सारी लाइट की रोशनी पड़ती है। दूसरे ही क्षण वह समझ जाता है कि वह किसी के ट्रैक में फंस चुका है। तभी वह चारों ओर अपना सर घुमाकर देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और उन्हीं के आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। यह तादाद में कम से कम 200 लोग से कम नहीं थे। रुद्र दूसरे ही पल समझ गया कि वह बहुत बुरी तरह से फंस गया है। आज शायद उसका वापस जिंदा लौटकर जाना मुश्किल होगा। यह सोचकर उसके होठों पर जहरीली मुस्कान आ जाती है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कैसे उसने मन्नत को नीचे उतार फेंका था। अगले ही पल वह सोचता है कि ज़रूर उस लड़की की बद्दुआ मुझे लग गई है। अभी तक मैंने उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया और यही वजह है कि अब मेरी बारी आ गई है। अब जल्दी ही मेरा भी हश्र बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आता है, अच्छा हुआ जो वह लड़की यहाँ नहीं है, वरना मेरे साथ साथ वह भी जान से चली जाती। अब बस वह इन लोगों से तब तक लड़ सकता था जब तक कि वह जिंदा रह पाएगा। वह तुरंत ही अब एक ही झटके के साथ अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें कूद जाता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा लग गया था कि वह लोग उस पर फायरिंग करने वाले हैं। और जैसे ही वह अंदर जाता है तो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करता। वैसे भी उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। वह उसी तरह
सीट पर ही लेटा रहता है। इस समय उसके पास मात्र एक गन थी। वैसे भी एक गन उसके गाड़ी के ड्रॉ में रहती थी। उसने उसे जल्दी से निकाल लिया। अब उसके पास 2 गन थी। उसमें जितनी भी गोली थी वह तो आधे लोगों के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। अब वह क्या करेगा? एरिया इतना सुनसान है कि कोई भी इस साइड जल्दी आएगा भी नहीं, और कोई आएगा तो उसकी मदद के लिए तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा। तभी वह तुरंत ही अपना फ़ोन निकालकर गार्ड को अलर्ट करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह अपने जेब में हाथ डालकर अपना जेब टटोलता है तो उसे एहसास होता है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है। दूसरे ही क्षण उसे याद आता है कि वह जब गाड़ी से बाहर निकला था तो अपना फ़ोन निकालकर फ्लैशलाइट चालू कर वह गाड़ी के टायर को देख रहा था, और जैसे ही उस पर लाइट की रोशनी पड़ी वह हड़बड़ाकर उसके हाथों से फ़ोन गिर गया था, जिसे उसने उठाने की जहमत नहीं उठाई थी। यह सोचकर उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। फायरिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वह दरवाज़ा खोलकर फ़ोन को नहीं ढूंढ सकता था। वहीं उन लोगों ने रुद्र की गाड़ी को पूरी तरह से छलनी कर दिया था। रुद्र अभी भी वैसे ही सीट पर लेटा हुआ था। फिर उसे एहसास होता है कि अब गोलियों की आवाज़ बंद हो गई है। वह धीरे से अपना सर उठाकर देखता है तो कुछ लोग उसी के साइड आ रहे थे। यह देखकर वह थोड़ा सतर्क हो जाता है। फिर वह अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाता है कि वह किस साइड भाग सकता है। वह जल्दी से अपनी दूसरी साइड मुड़कर देखने लगता है तो उसे अपने पीछे साइड जंगल टाइप में दिखता है। वह सोच लेता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए इधर ही भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह दूसरी साइड जाएगा तो दोनों साइड सड़क होने की वजह से वह दूर तक सबकी नज़र में आएगा। कोई भी उसे आसानी से शूट कर सकता है। लेकिन अगर वह इस जंगल के रास्ते भागेगा तो वह छुप छिपाकर किसी तरह अपनी जान तो बचाने में कामयाब हो जाएगा। शायद उसे एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी, लेकिन अब बात यह थी कि वह कुछ दूरी पर था। वह वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? लेकिन उसे वहाँ तक जाना ही होगा। यह सोचकर वह हिम्मत करके किसी तरह गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और फिर धीरे से गाड़ी से बाहर निकलता है। लेकिन अभी तक उस साइड भी वह गुंडे लोग आ चुके थे। जैसे ही वह उसे देखते हैं तो उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। रुद्र भी जल्दी से अपने दोनों हाथों में बंदूक लिए उन पर फायरिंग करने लगता है। वह इस समय बहुत ही तेजी से उस ओर भाग रहा था। सारे लोग भागते हुए उसकी ओर आ रहे थे। वह किसी भी कीमत पर आज उसे छोड़ने वाले नहीं थे। आखिर में इसके लिए उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट जो मिला था। तभी अचानक से एक गोली उसके कंधे पर लगती है, जिस वजह से उस हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर भी इस वक्त वह अपने दर्द को बर्दाश्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। उसे किसी भी कीमत पर इन लोगों से बचकर भागना था। वह अभी भी उस ओर तेजी से जा रहा था और अपने दूसरे हाथ से उन पर शूट भी कर रहा था। वहीं वह लोग भी अब उसके पीछे आने लगे थे। और यह वक्त वही था जब मन्नत और अक्षत
वहां तक पहुंच चुके थे। उन्होंने दूर से ही गोलियों की आवाज़ सुन ली थी, जिस वजह से उन्हें पता चल चुका था कि शायद रुद्र फंस चुका है। वहीं वो अभी ज़्यादा आगे नहीं गया था कि तभी पीछे से एक गोली आकर उसके हार्ट के साइड में लगती है। वह गोली ज़्यादा अंदर नहीं लगी थी, जिस वजह से वह तुरंत उसी क्षण नहीं मरा, लेकिन उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह दर्द से छटपटा उठा, लेकिन फिर भी अभी उसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना ही था। वह ऐसी कंडीशन में भी खुद को घसीटते हुए उस जंगल के अंदर चला जाता है। अभी वो लोग उस ओर जाते कि तभी दूसरी तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाता है। अक्षत और मन्नत वहाँ पहुँच चुके थे। वहीं उसकी कंडीशन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। रुद्र किसी तरह खुद को घसीटते हुए थोड़ा अंदर तक ले जाता है, लेकिन अब उसके शरीर में जान नहीं बची थी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका था और उसे दर्द भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि वह खुद को और ज़्यादा देर तक नहीं घसीट सकता था। इसलिए वह किसी तरह एक पेड़ की ओट में खुद को छिपा लेता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज वह जिंदा जा पाएगा कि नहीं। उसके आंख के सामने एक एक कर सबका चेहरा आने लगता है। वहीं उन चेहरों में एक चेहरा मन्नत का भी था। तभी उसके आंखों के सामने मन्नत के वह नीले आंख घूमने लगते हैं, जिनमें आंसू भरे हुए थे। वह बिल्कुल समुद्र की तरह खाली लग रहे थे। ऐसा लग रहा था पूरा समुद्र किसी बॉर्डर पर आकर रुक गया है और बस उसमें से पानी छलककर बाहर ही आने वाला है। वह इतना ज़्यादा भरकर ऊपर तक आ गया है कि किसी भी वक्त छलक सकता है, पर वह छलककर बाहर नहीं आ रहा है। यह सब देखते हुए उसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बार बार उसे मन्नत की रोती हुई आंखें ही नज़र आ रही थी और यह सोच सोचकर उसके दिल में दर्द भी हो रहा था। तभी वह महसूस करता है कि जैसे अब वह सांस भी नहीं ले पा रहा हो। धीरे धीरे कर उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और अब वह ठीक सामने बस मन्नत की आंसू भरी आंखों को देख सकता था। दूसरे ही क्षण उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे तो कुछ पता ही नहीं है। और जब अब होश आया तो वह हॉस्पिटल बेड में है। फ्लैशबैक एंड जैसे ही वह अपने यादों से बाहर निकलता है तो वह महसूस करता है कि कोई उसे आवाज़ लगा रहा है। वह अपनी नज़रें उठाकर देखता है तो मेनका जी बहुत ही बेसब्री के साथ अपने बच्चे को बुला रही थी। वह तुरंत ही होश में आते हुए जवाब देता है कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेनका जी इस वक्त बोल रही थी, रुद्र क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तभी रुद्र की आवाज़ उनके कानों में जाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जाकर मेनका जी की जान में जान आती है, वरना जिस तरह से रुद्र ऊपर को देखते हुए शांत था, एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। क्या वह अपने होश में भी है या उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जो वह समझ नहीं पा रहे हैं। तभी दादी जी प्यार से रुद्र के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बच्चा तुम ठीक हो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर ऐसे लग रहा था जैसे
सब कुछ बर्बाद हो गया। पर अब तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई है और ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं 100 साल और जी सकती हूँ। वहीं उनकी बातों को सुनकर सबके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन रुद्र अभी भी इमोशनलेस होकर बस सामने की ओर देखे जा रहा था। उसे इस वक्त यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में इतने सारे लोगों से बचकर वह यहाँ जिंदा कैसे आया। यह तो नामुमकिन सा है। क्या उन लोगों ने उसे नहीं खोज पाया था? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वह इतने सारे लोग थे और वह बहुत दूर तक भी तो नहीं गया था। उसे पूरा यकीन था कि वह आसानी से किसी के हाथ में भी लग सकता है और उन लोगों ने तो उसे उस ओर जाते भी देखा था। तो फिर वह सही सलामत जिंदा कैसे है? वह यह सब पूछना चाहता था, लेकिन अभी वहाँ पर सभी मौजूद थे, जिस वजह से वह कुछ बोल नहीं पाता है। तभी वहाँ दादाजी आ जाते हैं। जब वह रुद्र को सही सलामत देखते हैं तो उनकी भी जान में जान आती है। वह रुद्र के पास जाकर बोलते हैं, अब तुम कैसे हो? वहीं जैसे ही रुद्र के कानों में दादाजी की आवाज़ जाती है तो वह अपनी नज़रें उठाकर दादाजी की ओर देखता है। इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे दादाजी उसे जिंदा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर यह कैसे हो सकता है? यह उसके दिमाग का भ्रम है। दादाजी तो इस बात से खुश नहीं थे कि रुद्र ने उनकी बातों को हल्के में लिया और आज वह जिंदगी और मौत के बीच में फंस गया। अगर मन्नत वहाँ न पहुँची होती तो शायद वह जिंदा न होता। अब दादाजी का गुस्सा होना तो लाजमी था। वहीं रुद्र उन्हें अब भी ऐसे ही देख रहा था, जैसे मानो पूछ रहा हो कि अब अपनी नाराज़गी का कारण भी बताओगे। दादाजी जब देखते हैं कि रुद्र उन्हें कैसे घूर रहा है तो उन्हें अब और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बोलते हैं, नालायक कहीं का, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से घूरने की। वहीं जैसे सब दादा की गुस्से भरी आवाज़ सुनते हैं तो आश्चर्य से दादाजी की ओर देखने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दादाजी उसे ऐसी कंडीशन में कैसे डांट सकते हैं। राजीव जी तुरंत अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोलते हैं, पापा आप उसे ऐसे न डांटिए, अभी उसकी सिचुएशन सही नहीं है, अभी अभी सर्जरी हुई है। वहीं दादाजी उसे घूर कर देखते हैं और बोलते हैं, राजू तुम अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? वहीं जैसे ही राजीव जी अपने पापा की बात सुनते हैं तो अकबकाकर दूसरी साइड देखने लगते हैं। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसके पापा उससे नाराज़ हो। वैसे भी वह अपने पापा को नाराज़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तभी दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस बेवकूफ़ लड़के की तरफ से बोलने की। वहीं जब रुद्र सुनता है कि कैसे दादाजी उसे बेवकूफ़ बोल रहे हैं तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आखिर में इनके कहने का क्या मतलब है? दादाजी उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं, इस तरह अपनी आंखें छोटी करके क्या तुम मुझे डरा सकते हो? तो भूल जाओ, तुम मुझे कभी नहीं डरा सकते हो। वहीं दादाजी की बातों को सुनकर रुद्र अब जाकर अपना मुंह खोलता है और बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ आज आप मुझ पर इतना नाराज़ क्यों हैं और मुझ पर इतना गुस्सा क्यों होते जा रहे हैं? रुद्र की बातों को सुनकर दादाजी उसे बोलते हैं कि क्यों ना नाराज़ हूँ,
तुम इस तरह से घर से निकलकर कैसे जा सकते हो? तुम्हें एक पल के लिए भी अंदाज़ा नहीं था कि घर में तुम्हारे लिए सब कितने नाराज़ होंगे। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा है तुम्हारी इस एक हरकत की वजह से सबको कितना तकलीफ़ होगा? और मैंने तुम्हें कल कुछ सचेत रहने के लिए कहा था, लेकिन तुम इतने ज़्यादा लापरवाह निकलोगे यह तो मैं नहीं जानती थी। रात से सुबह हो चली थी और सुबह से अब शाम होने वाली थी, लेकिन अभी तक अक्षत को एक बार भी मौका नहीं मिला था कि वह जाकर मन्नत से मिल पाए। वहीं वक्त के साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ते जा रही थी। वह बस एक बार मन्नत को देखना चाहता था। इस वक्त उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहा है, पर उसका दिल बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वहीं थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आते हैं। जैसे ही डॉक्टर अक्षत को चेक कर लेते हैं तो अक्षत जल्दी से उनसे पूछता है कि डॉक्टर, क्या अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं डिस्चार्ज लेकर यहाँ से जा सकता हूँ? वहीं डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे हिसाब से आपको आज और यहीं रुक जाना चाहिए, फिर आप कल डिस्चार्ज लेकर चले जाइएगा। तभी अक्षत डॉक्टर से पूछता है कि दूसरे रूम में एडमिट लड़की की तबीयत कैसी है? वह डॉक्टर इनका फैमिली डॉक्टर था, इस वजह से वह जानता था कि उस रूम में एडमिट लड़की जिसका ट्रीटमेंट हो रहा था उसकी कंडीशन क्या है। उसे यह नहीं पता था कि मन्नत कौन है, लेकिन अब तक में उसे इतना तो अंदाज़ा लग गया था कि यह ज़रूर इनकी कोई रिलेटिव होगी। जिस तरह से वह लोग इसकी केयर कर रहे थे, कोई भी देखकर यह बता सकता था कि उस लड़की का इन लोगों से कोई रिश्ता होगा। वहीं डॉक्टर अक्षत को बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है और वह आज ही डिस्चार्ज ले सकती हैं। उनकी बातों को सुनकर अब अक्षत को थोड़ा राहत मिलता है और वह भी डिस्चार्ज लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह डॉक्टर से साफ साफ बोल देता है, वह डॉक्टर से बोलता है कि प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज चाहिए, मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है। वहीं डॉक्टर उन्हें समझाते हुए बोलता है कि हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता है, इसलिए आज आप और रुक जाइए। लेकिन अक्षत मानने को तैयार नहीं था। तभी वह कार्तिक के पास कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और कार्तिक अक्षत के पास आता है। अक्षत कार्तिक को देखकर उसका हालचाल पूछता है। फिर अक्षत रुद्र के बारे में पूछता है कि वह अब कैसा है। तब अक्षत को कार्तिक सब कुछ बताता है। अब रुद्र सही है, यह सुनकर अक्षत को भी थोड़ा राहत मिलता है। वह बोलता है कि तुरंत उसका डिस्चार्ज पेपर बनवा दे।
क्योंकि वह अब यहाँ नहीं रुक सकता है। वैसे भी उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, इसलिए वह घर जाना चाहता है। कार्तिक भी देख सकता था कि अक्षत अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए वह उसकी बातों को मान जाता है और कहता है कि भाई आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी डिस्चार्ज पेपर तैयार करके आता हूँ। उसके बाद कार्तिक वहाँ से चला जाता है। अक्षत के मन में यह ख्याल आ रहा था कि क्या मन्नत हॉस्पिटल में रुकेगी या वह भी डिस्चार्ज लेकर घर चली जाएगी। जहाँ तक उसे अंदाज़ा था कि जिस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी है, वह यहाँ बिल्कुल भी रुकना पसंद नहीं करेगी। इस वजह से वह जल्दी कर रहा था। वहीं दूसरी ओर मन्नत ने भी दादाजी से डिस्चार्ज करवाने के लिए कह दिया था। दादाजी को भी लग रहा था कि उसका घर चले जाना ही ठीक है। वैसे भी अब वह बिल्कुल सही थी। मन्नत यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी। वैसे इतनी चोट तो उसके लिए नॉर्मल बात थी। अक्सर इतनी चोट उसे आ ही जाया करती थी, जिसके लिए वह कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाती थी। वह अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेती थी। थोड़ी ही देर में मन्नत से मिलने लूसिया और मेथल भी आ जाते हैं। हालांकि वह लोग इस वक्त शहर में मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह सब पता चला तो वह तुरंत ही यहाँ वापस आ गए थे। और जैसे ही यहाँ आए, वह सबसे पहले मन्नत से मिलने हॉस्पिटल आए। वहीं उन लोगों को कोई नहीं जानता था सिवाय दादाजी के, क्योंकि दादाजी ने मन्नत के साथ उन लोगों को कई बार देखा था और फिर पता लगाने पर पता चला था कि यह लोग उसके सीक्रेट बॉडीगार्ड हैं और उसके अच्छे दोस्त भी हैं। इसलिए दादाजी भी उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मेथल मन्नत पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम क्या अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती हो? तुम्हें क्या ज़रूरत थी खुद वहाँ जाने की? तुम अपने गार्ड भी तो भेज सकती थी। लूसिया भी इसी तरह मन्नत पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही थी। वह बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? लूसिया उसे सुनाते सुनाते इतनी ज़्यादा भावुक हो गई थी कि उसके आंखों से आंसू भी आने लगे थे। मन्नत जब देखती है कि वह किस तरह से अपने आंसू बहा रही है तो उसे भी बुरा लगता है। वह उन्हें समझाते हुए बोलती है कि उस वक्त उसके पास कोई चारा नहीं था और ऊपर से वह अक्षत भी उसके बारे में जान चुका है। यह सुनकर वह लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं और बोलते हैं कि यह कैसे हुआ। तब वह शुरू से उन्हें सारी बात बताती है। उसने उन लोगों को बहुत ही शार्ट में बताया था, क्योंकि उसे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। वैसे भी वह बेकार की बातों को भला क्यों रिपीट करें, जो ज़रूरी था वह बता दिया। वहीं उसकी बातों को सुनकर मेथर बोलती है, तुम बोलो तो मैं उस गधे को अच्छा सबक सिखा दूँ। तब मन्नत बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वह मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। मन्नत ने अक्षत के प्यार के बारे में उन लोगों को कुछ नहीं बताया कि वह किस कदर उसके साथ बिहेव कर रहा था। वह अच्छे से जानती थी अगर इन लोगों ने उसे उसके बारे में इन लोगों से यह कुछ भी बता देगी तो यह लोग उसे छोड़ने वाली नहीं हैं। वहीं वह लोग थोड़ी देर वह लोग इसी तरह बातें करते रहे। फिर उसके बाद मन्नत उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। वह लोग जब अच्छे से संतुष्ट हो जाते हैं कि मन्नत बिल्कुल सही है तो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद थोड़ी देर में मन्नत को डिस्चार्ज करके
वापस घर ले जाया जाता है। वहीं मन्नत के पीछे पीछे ही अक्षत भी अपना डिस्चार्ज करवा के घर आ जाता है। अभी बाकी के सभी लोग घर आ चुके थे, बस कुश और कार्तिक ही हॉस्पिटल में रुके हुए थे, क्योंकि दादाजी ने उन्हें वहां रुककर रुद्र की देखरेख करने को कहा था। उसे किसी तरह की ज़रूरत हुई तो उसके पास किसी का रुकना ज़रूरी था, और वैसे भी इन दोनों के पास अभी ऐसा कोई काम नहीं था। वहीं अच्छा जल्दी से अपने रूम में पहुंचता है और जल्दी जल्दी खुद को फ्रेश करता है। हालांकि इस वक्त डॉक्टर ने मना किया था कि उसे अपने जख्मों पर पानी नहीं लगने देना है। उसने भी इस बात को ध्यान में रखकर सावधानी से खुद को फ्रेश कर कपड़े वगैरह चेंज कर लिया, क्योंकि कल से ही उसे उलझन हो रही थी। वह बुरी तरह से परेशान था। अब जाकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर वह जल्दी से हॉल में वापस आता है। इस वक्त उसे जानना था कि मन्नत कहाँ है, क्योंकि उसे उससे बात करनी थी। वहीं हॉल में इस वक्त विजय जी, मेनका जी और सोनाली जी मौजूद थे। राजीव जी कुछ काम से बाहर चले गए थे। दादा दादी अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए थे। यह लोग भी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ अक्षत पहुँच जाता है। वह उनसे पूछता है कि मन्नत कहाँ है। विजय जी उसकी ओर देखकर बोलते हैं कि तुम्हें क्यों जानना है कि वह कहाँ है। तो अक्षत थोड़ा सकबका जाता है। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, पर उसे मन्नत के पास जल्दी से जाना है। अगर वह मन्नत से नहीं मिलेगा तो शायद आज उसके गले के नीचे से पानी भी नहीं जाएगा। वह बहुत ही ज़्यादा उलझन में था। वह बोलता है कि चाचा जी, बस वह मुझे उनका हालचाल जानना था, क्योंकि उस वक्त उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और मैं अपने होश में नहीं था, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं जान पाया। वहीं जब विजय जी यह सुनते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। चलो, कोई तो उसकी परवाह करता है, कोई बात नहीं, जाओ, वह अपने रूम में हैं। इतना बोलकर वह लोग फिर से आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं अक्षत जल्दी से मन्नत के रूम की ओर भाग जाता है। वह जैसे ही रूम के अंदर इंटर करने वाला था, तभी उसे याद आता है कि अब यह रूम उसके भाई का नहीं है, यहाँ मन्नत भी रहती है। इसलिए वह दरवाजे पर नॉक करना ही सही समझता है। लेकिन उसके बार बार नॉक करने पर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि इस वक्त मन्नत बालकनी में अपनी जगह पर लेटी हुई थी। उसके पास फ़िलहाल यहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए वह थोड़ा रिलैक्स होना चाहती थी। वह उसी तरह अपनी चटाई बिछाकर अपने ऊपर ब्लैंकेट डालकर लेटी हुई थी। इस वक्त ब्लैंकेट उसके पेट के ऊपर तक था, बाकी का हिस्सा खुला हुआ था। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था और वह अपने आँखों को बंद कर कुछ सोच रही थी। वह इस वक्त बिल्कुल भी सोई नहीं थी। तभी काफ़ी देर परेशान होने के बाद अक्षत को लगता है कि कहीं मन्नत को कुछ हो तो नहीं गया। यह सोचकर घबराते हुए वह जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, लेकिन देखता है कि वहाँ तो कोई नहीं है। बेड बिल्कुल खाली था। वह चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाता है तो देखता है वहाँ कोई सोफ़ा भी नहीं था। वह सोचता है कि भाई के रूम का सोफ़ा कहाँ चला गया। फिर वह इस बात को इग्नोर कर जल्दी से फिर से मन्नत को ढूंढने लगता है। उसे लगता है
कि कहीं मन्नत बाथरूम में तो नहीं है, लेकिन वह देख सकता था बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, तो जाहिर सी बात है वह धीरे से झांकता है, वहाँ मन्नत नहीं थी। वह फिर क्लोजेट रूम के पास जाता है और धीरे से दरवाजे पर नॉक करते हुए बोलता है, क्या तुम अंदर हो? वह बार बार दरवाजे को खटखटा रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो वह दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकता है तो वहाँ भी कोई नहीं था। अब अक्षत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि आखिर में उसकी क्यूट गर्ल किधर चली गई। वह लिटिल एंजल थी। उसके सोचने भर से उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती थी। फिर वह घबराकर उसे पूरे रूम में ढूंढने लगता है। तभी वह देखता है कि बालकनी का दरवाज़ा खुला है। यह देखकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि शायद वह बालकनी में होगी, पर वह बालकनी में क्या कर रही है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या उसे आराम नहीं करना चाहिए? यह सोचकर वह जल्दी से बालकनी की ओर आगे बढ़ जाता है और वह दरवाजे पर से ही चारों ओर देखने लगता है। उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। यह देखकर उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि वह कहाँ चली गई। वह बार बार बालकनी में चारों ओर देख रहा था, लेकिन अपने बगल साइड में दीवार की ओर उसने नहीं देखा था, जहाँ मन्नत अपनी चटाई डालकर रोज़ सोया करती थी। उसे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। अब वह घबराने लगा था। वह जल्दी से बाहर जाकर सबको बताना चाहता था कि मन्नत यहाँ नहीं है। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है तो अचानक से उसकी नज़र नीचे फर्श पर लेटी मन्नत पर पड़ती है। उसे वहाँ इस तरह से लेटा हुआ देखकर अक्षत के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसे ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसका दिल मानो टुकड़ों में टूट रहा था। उसका भाई कितना घटिया है। क्या वह उस मासूम सी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करता है? उसे समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगती है कि उसका वह भाई उसे अपने रूम तक में नहीं रहने देता, और इस तरह से वह बाहर इतनी ठंडी में चटाई बिछाकर लेटती है। यह सोचते हुए उस पत्थर दिल अक्षत के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसे वह इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा पसंद करता है, शायद इतना ज़्यादा कि वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। वहीं वह लड़की किस कदर उसके घर में पड़ी है। ऐसी ज़िंदगी तो उसके घर के नौकरों की भी नहीं होती है। उन्हें भी प्रॉपर रूम से एक रूम दिया गया है जहां वह आराम से रह सकते हैं, और उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन यह जो इस घर की मालकिन है, जिसे बाकायदा ब्याह करके यहाँ लाया गया है, उसकी ज़िंदगी तो उन नौकरों से भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जब अक्षत को पता चलेगा कि वह कितनी ज़्यादा अमीर है और वह कोई आम इंसान नहीं है? उसके आगे पूरी दुनिया झुक सकती है, तो उसे कैसा महसूस होगा? क्या वह यह दर्द बर्दाश्त कर पाएगा? उसके घर में मन्नत को ज़मीन पर लेटना पड़ रहा है, वह भी इतनी ठंड में बाहर बालकनी में। यह सब देखकर वह अपने भाई से क्या अब भी वैसे ही प्यार कर पाएगा जैसे कि वह आज तक अपने भाई से करता रहा है? और आपको क्या लगता है, क्या उसे रुद्र से नफरत करनी चाहिए? और अब क्या अक्षत जब यहाँ आ गया है तो अब मन्नत उसे उसके सभी सवालों के जवाब दे देगी और
जब अक्षत को उसकी असलियत पता चलेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, यह सोचकर ही मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, पर इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जाने से पहले मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, लाइक और सब्सक्राइब तो कर लिया करो। मैं इतनी मेहनत से स्टोरी लिखती हूँ पर आप लोग बिना लाइक सब्सक्राइब करे चले जाते हो। और मेरे जिन जिन दोस्तों ने लाइक और सब्सक्राइब किया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं जो मेरी स्टोरी को इतना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।